फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ये जो दिल्ली सल्तनत काल था उसके अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था। वो 5 वंश कौन कौन से थे पहले हम उसको जान लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 तक शासन किया। और उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की शुरुआत होती है। खिलजी वंश जो था वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद खिलजी वंश जब समाप्त होता है तो यहाँ तुगलक वंश शुरुआत होता है। फिर इसके बाद तुगलक वंश ने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश ने और लास्ट में लोधी वंश ने शासन किया 1451 से लेके 1526 तक। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें गुलाम वंश के बारे में। देखिए, गुलाम वंश जो था उसे दास वंश भी कहा जाता था। इसका जो शासन काल था वो 1206 से लेके 1290 तक। गुलाम वंश कब से कब तक था? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। पिछले वीडियो में हमने बढ़ाया था कि मोहम्मद गौरी के 2 सेनापति थे जो उसके गुलाम थे। एक था खिलजी और दूसरा था दूसरे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए देख लेते हैं गुलाम वंश से संबंधित शासक, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन से शासक गुलाम वंश से संबंधित हैं। तो उसके लिए आपको शासकों के नाम याद होने चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, गुलाम वंश से संबंधित जो शासक हैं तो सबसे पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने तो स्थापना ही की थी। इसके बाद आराम शाह जो थे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे थे। आराम शाह के बाद जो आराम शाह थे इनकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा जो कि अयोग्य शासक था। फिर इसको हटा दिया गया। इसके बाद रजिया सुल्तान को बनाया गया। फिर रजिया सुल्तान के बाद जो है बहराम शाह, रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया गया। उसके बाद बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। तो इस रजिया सुल्तान के बाद जो अगला शासक था वो बहराम शाह था। और बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूर शाह। यानी जब बहराम शाह के बाद कौन शासक बना? जब रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है तो उसके बाद बहराम शाह को भी बंदी बनाया जाता है। इसके बाद हत्या कर दी जाती है। फिर नेक्स्ट शासक जो आता है वो अलाउद्दीन मशहूर शाह। और अलाउद्दीन मशहूर शाह जो था उसको बलबन ने अपने षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया। इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया। और नासिरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद बलबन जो है वो शासक बनता है। फिर जो बलबन था, बलबन के बाद नेक्स्ट जो शासक बना वो कैकुबाद बना। और कैकुबाद ने भी कुछ ऐसा नहीं किया जो आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये लास्ट शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। इसकी हत्या करके खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अब गुलाम वंश के बारे में। इसमें से जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, इल्तुतमिश हो गए, रजिया सुल्तान हुई, और उसके बाद देखिए बहराम शाह हो गए, नासिरुद्दीन महमूद हो गए, बलबन। तो ये सब जो खास है, मतलब जिन्होंने कुछ किया है, जो इम्पोर्टेंट है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। बाकी इन सब के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इन्होंने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक था। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह गुलाम वंश का संस्थापक था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। यहाँ गुलाम का मतलब बिल्कुल ये नहीं समझिएगा आप लोग कि वो निचले स्तर का कार्य करता था या गुलामी करता था, ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या था? सेनापति था। यह युद्धों में भाग लेता था और मोहम्मद गौरी जो थे ना, इनके ये राज दरबार का हिस्सा भी था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्यारोहण 24 जून 1206 ईस्वी को किया। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्यारोहण कब किया था? तो 24 जून 1206 ईस्वी को। कब किया था? 24 जून 1206 ईस्वी को। अब हम लोग देख लेंगे कुतुबुद्दीन की उपाधियों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उपाधि और दरबारी विद्वान, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो उपाधियाँ मिली थी वो लखता, लाख बख्श, हातिम ताई, कुरान ख्वां, ये तीनों उपाधियाँ जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। लखता या लाख बख्श का जो मतलब होता है, ये होता है कि लाखों का दान देने वाला। लखता या लाख बख्श का मतलब ये होता है कि लाखों का दान देने वाला। और हातिम ताई का मतलब होता है कि परोपकारी। और कुरान ख्वां की जो उपाधि इसको मिली थी, देखिए, हातिम ताई का मतलब होता है परोपकारी और लखता लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। और कुरान ख्वां जो होता है, इसको कुरान पढ़ना आता था, ये कुरान को अच्छे से पढ़ता था और इसको कुरान याद भी था, इसलिए इसको कुरान ख्वां की उपाधि भी मिली थी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी विद्वान के बारे में देख लेंगे। तो इनके जो दरबारी विद्वान थे वो थे एक हसन निजामी, दूसरे थे फखह मुदाब्बिर। ये दोनों दरबारी विद्वान जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। इसमें जो हसन निजामी थे, इन्होंने ही इन्हें हातिम ताई की उपाधि दी थी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम ताई की उपाधि किसने दी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इनके जो दरबारी विद्वान थे हसन निजामी, उन्होंने इनको हातिम ताई की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग इनके निर्माण कार्य के बारे में। कुतुबुद्दीन ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए थे अपने शासनकाल में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये तो आप सभी को पता होगा कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इन्होंने बस निर्माण करवाया था, यानी आधारशिला बस रखी थी, पूर्ण नहीं करवाया था। इसका नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया। जो ये थे सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे। इन्होंने और क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर का जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में। तो ये दोनों चीज़ों के भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए थे। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि राजस्थान में है। और कुतुब मीनार का निर्माण अपूर्ण था, मतलब आधारशिला तो इन्होंने रखी थी लेकिन पूरा नहीं करवाया था। ठीक, अब इसके बाद देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। चौगान जो होता है ना, एक प्रकार का खेल है जिसे पोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोलो। यानी जो चौगान है ये एक प्रकार का खेल है जिसे हम लोग पोलो कहते हैं। और घोड़े से गिरकर जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हें लाहौर में ही दफना दिया जाता है। इसके बाद ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह, कौन होता है? आराम शाह। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी बनता है वो आराम शाह बनता है। इसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। कितने दिन तक? 8 महीनों तक। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो आराम शाह शासक बना वो कितने दिन तक शासन किया? सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। इसके बाद क्या होता है कि आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में, यानी आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो था वो 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो आराम शाह को शासक बनाया गया, जो कि उसका बेटा था। फिर वो सिर्फ 8 महीनों तक ही शासन किया था कि इल्तुतमिश ने 1211 ईस्वी में आराम शाह की हत्या करके खुद दिल्ली पर बैठ गया। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं।
देखिए जो इल्तुतमिश थे, इन्होंने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। यानी जो आराम शाह था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, और इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। गुलाम का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे ना, सेनापति, इस टाइप से था। तो इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। यानी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो ये इल्तुतमिश जो था ये बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। यानी अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक था या उसका बेटा आराम शाह था तो राजधानी जो थी वो लाहौर थी, लेकिन इल्तुतमिश जब आया तो लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। यानी इसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। फिर इसके बाद देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा, अब थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि खलीफा क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। ये मुस्लिमों के जो धर्म गुरु होते हैं ना, उनको कहा जाता है खलीफा। यानी खलीफा किसे कहा जाता है? जो मुस्लिमों के धर्म गुरु होते हैं उनको खलीफा कहा जाता है। ठीक, तो देखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि धारण किया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। यानी दिल्ली सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश को जो है बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की उपाधि मिल गई थी। ठीक, अब हम लोग देख लेंगे इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को। तो इन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हुए हैं? देखिए इन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था। हम लोगों ने देखा था ना कि कुतुब मीनार की आधारशिला जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, तो इन्होंने क्या किया? उसको पूर्ण करवाया। यानी कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूर्ण करवाया। फिर इसके बाद देखिए शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल। यानी टंका और जीतल दो सिक्के इन्होंने जारी किए थे। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे का जो होता था उसे जीतल कहा जाता था। फिर इन्होंने क्या किया? इक्ता प्रणाली चलाई। इक्ता प्रणाली क्या होती है ये जानना जरूरी है। इक्ता क्या होती है? इक्ता प्रणाली, देखिए इक्ता प्रणाली में ये होता है, जैसे हम लोग कोई कार्य करते हैं तो हमको वेतन दिया जाता है, वेतन के रूप में पैसे मिलते हैं। तो उसी तरह से ये भी होता है कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। यानी जैसे हम लोग को जो पैसे मिलते हैं वेतन के रूप में, वो पैसे ना दिए जाएं, उसकी जगह पे भूमि दे दिया जाए। तो वही थी इक्ता प्रणाली कि धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, वो कहलाती थी इक्ता प्रणाली। फिर देखिए 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। यानी इन्होंने क्या किया? इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जिन्हें क्या कहा गया? तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, तुर्कान ए चिहलगानी। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 गुलाम सरदारों के संगठन बनाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना जाता था। फिर देखिए इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है जब 1236 ईस्वी में। इसके बाद उनका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। यह एक अयोग्य शासक था जिसने कुछ ऐसा नहीं किया है जो आप पढ़ो। तो रुकनुद्दीन जो था वो कुछ दिन तक गद्दी पर था। फिर इसके बाद शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाया। यानी जो तुर्की अमीर थे उन्होंने क्या किया? इससे प्रभावित हुए क्योंकि यह अयोग्य शासक था, तो रुकनुद्दीन जो था उसको गद्दी से हटाया और रजिया को सिंहासन पर बैठाया। किसको बैठाया? रजिया को सिंहासन पर बैठाया। इस प्रकार रजिया जो थी वो प्रथम मुस्लिम महिला थी। रजिया जो थी ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। तो इसको आप लोग याद करिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। प्रथम और अंतिम, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रथम और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी या रजिया बेगम थी। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में।
तो देखिए रजिया सुल्तान जो थी, इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद यह दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी, ये दिल्ली की पहली और अंतिम महिला सुल्तान थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। अमीर ए अखूर का मतलब क्या होता है कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया। फिर गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, रजिया को बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। यानी क्या हुआ कि जो अमीर तुर्क लोग थे, उन्होंने क्या किया, रजिया को बंदी बना लिया। और रजिया को बंदी बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। फिर इसके बाद रजिया की शादी, जब रजिया को बंदी बनाकर मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया, उसके बाद रजिया की शादी जो है वो अल्तुनिया के साथ हुई। शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। यानी जो रजिया सुल्तान थी, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये जो थी, इनको पहले मतलब बंदी बनाया गया। बंदी बनाने के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया। फिर इनके जब ये बंदी बना लिया जाता है और मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है, तो उसी बीच रजिया की शादी जो है अल्तुनिया के साथ कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रही। इसके बाद रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी जाती है। यानी 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी जाती है। फिर इसके बाद बहराम शाह को बंदी बना लिया जाता है। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी को कर दी जाती है। यानी देखिए, पहले रजिया की हत्या होती है 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास। इसके बाद जिस बहराम शाह को इन लोगों ने गद्दी पर बैठाया था, उसी बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी जाती है। फिर देखिए, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना। कौन बना? बहराम शाह की जब हत्या कर दी जाती है, उसके बाद जो शासक बना वो अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। लेकिन क्या हुआ, बलबन के षड्यंत्र द्वारा, बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र किया। बलबन के षड्यंत्र द्वारा 1242 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया गया। यानी जो बलबन था, उन्होंने षड्यंत्र रचा 1246 ईस्वी में और अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद जो था, वो 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, यह दिल्ली सल्तनत काल का 8वां शासक था। ये जो था, दिल्ली सल्तनत काल का 8वां शासक था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो कुरान की प्रतियां लिखकर एवं टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। यानी ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। ये कुरान की प्रतियां लिखता था एवं टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ किया। जो बलबन था ना, जिसने षड्यंत्र रचा था, उसने क्या किया, अपनी बेटी का विवाह जो है नासिरुद्दीन के साथ करवा दिया। फिर नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन 1266 ईस्वी में, कब, 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। फिर इसके बाद यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। जो बलबन था, ये मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, जो ये बलबन था, बलबन ने क्या किया, षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को क्या किया, मतलब अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, उसको अपने षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया और नासिरुद्दीन महमूद को क्या किया, सुल्तान बना दिया। और फिर जब दिल्ली का ये 8वां शासक बना, तो नासिरुद्दीन को गद्दी पर क्योंकि बलबन ने बैठाया था, तो इसने क्या किया, बलबन को अपना वजीर बनाया। ठीक, जो नासिरुद्दीन महमूद था, इसने बलबन को अपना वजीर बनाया
और बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन के साथ कर दिया। और जब फिर नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो बलबन जो है खुद गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब हम लोग थोड़ा सा इसके गियासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यह भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, बलबन जो था उसने 1266 से लेकर 1286 ईस्वी तक शासन किया। बलबन ईरानी था, इसलिए इसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया। यानी बलबन जो था यह ईरानी था और इसने जो अपने दरबार का गठन किया वो ईरानी परंपरा के अनुसार किया। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोश की प्रथा की शुरुआत की। सिजदा का मतलब ये होता है सर झुकाना। सिजदा का जो मतलब होता है सर झुकाना, और पैबोश का मतलब होता है पैर चूमना। पैर चूमना यानी जो बलबन था इसने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोश की प्रथा की शुरुआत की। इसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना शुरू किया। नौरोज क्या होता है? नौरोज जो होता है ये पारसियों का त्योहार होता है। ये नौरोज जो होता है ये पारसियों का त्योहार होता है। फिर देखिए, इसने ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना शुरू कर दिया। इसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त, इसने क्या किया? अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। यानी इसने जो है जो बलबन था इसने जो है अपने तलवार के दम पर शासन किया। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया मतलब तलवार के दम पर शासन किया। अब इसके बलबन के जो फारसी कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे, उनके बारे में देख लेंगे। जो प्रसिद्ध कवि थे कौन कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में जो फारसी कवि रहते थे वो अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। बलबन के बाद जो अगला शासक बना वो कैकुबार बना। यह भी अयोग्य शासक था, इसने भी कुछ खास नहीं किया। इसके बाद जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने, जिसकी हत्या जो है जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दिया। इसके बाद यहीं से होती है खिलजी वंश की शुरुआत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खिलजी वंश के साथ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।